जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं और वो है इंडिया यूएस रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। और इसकी नेगोशिएशन और जो इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट है उस पर बात करेंगे। और इस डील के जरिए इंडिया जो है वो सिर्फ एक बैन नहीं बल्कि यूएस डिफेंस सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन सकता है। और एक ऐसा मार्केट जिसका एनुअल बजट लगभग 850 बिलियन डॉलर का है और जहां अब तक सिर्फ एलीट पार्टनर्स ही एंट्री कर पाते थे, वहां इंडियन डिफेंस जो है उसकी एंट्री होती है। और ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है। इस पर हम बात करेंगे कि ये एग्रीमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट का पाथवे है या फिर हम भारत की जो प्राइवेट डिफेंस और जो सेक्टर है उसको ग्लोबल प्रोडक्शन लाइन में एक डायरेक्ट एंट्री का मौका देता है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़े सारे सवाल हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत को सच में ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस बना पाएगा ये अग्रीमेंट। क्या इससे इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगी? क्या इंडिया यूएस जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो इकोनॉमिक से आगे एक स्ट्रेटेजिक जो कंटेनमेंट है उसका हिस्सा बनेगा? तो इससे इन्हीं सब पॉइंट्स पे चर्चा की हम शुरुआत करें। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उमेश जी, कि जो रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है, क्या वाकई इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसको टाइम टेस्टेड यूएस सप्लाई चेन का परमानेंट हिस्सा बनाएगा, या सिर्फ जो एक पॉलिसी अनाउंसमेंट कहेंगे? किस तरह से यूएस डिफेंस मार्केट इतना बड़ा और कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं भारत को लेकर? देखिए, अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 203 कंट्रीज होंगे और 800 अमेरिकन बेसेस है। द एनुअल बजट अमेरिका का है 850 बिलियन डॉलर्स। जैसे बताया जा रहा है, इट इज मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर्स एक्चुअली। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा है कि उनका डेप्थ बढ़ता जा रहा है। उनका जो अभी डेप्थ है इट्स अराउंड 38 ट्रिलियन डॉलर्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच चुके हैं। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि उसको एक ऐसा ट्रस्टेड, रिलायबल, रिसोर्सफुल पार्टनर चाहिए। मैं रिसोर्सफुल की बात बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और वो है भारत। इसके लिए भारत के साथ उन्होंने रेसिप्रोकल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ऐसा होगा कि भारत का जो स्टेटस है इट विल बी ऑन पार विद नेटो कंट्रीज। जैसे नेटो कंट्रीज में कंट्रीज जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, या कनाडा जैसी कंट्रीज है जिनके डिफेंस सप्लायर्स कैन सप्लाई इक्विपमेंट्स टू अमेरिकन डिफेंस कंपनीज, वैसे ही इंडियन कंपनीज को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन अमेरिकन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स। ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट था जो लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी के जब उन्होंने यूएस विजिट किए थे तब उन्होंने साइन किया था। बट एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और उसके बाद हमारे और उनके बीच में जो कड़वाहट आई रिलेशंस के कारण, तो वो सब ऑल द थिंग्स जो बोलते हैं ना, द वाटर हैज फ्लोन। तो अब वो एक तरह से बाइगॉन्स आर बाइगॉन्स। डिप्लोमेसी में वी हैव टू थिंक फॉरवर्ड। और इसमें अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत के साथ अगर वो देखिए, एक और एक चीज है, भारत के साथ अगर अमेरिकन कंपनीज भारत के अंदर अपने बेसिस, अपनी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री डालते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम डालते हैं, तो वो सेफ और सिक्योर भी है। भारत उसको रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करता है चाइना के जैसे। न ही भारत एक तरह से वो जो अमेरिकन इक्विपमेंट्स है उसको कॉपी करके अपने लिए करेगा। वो डायरेक्टली अमेरिका से परचेज कर लेगा। वो यही बोलेगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट को आप जिस दाम पे दे रहे हो आप हमें उस दाम पे दे दो। पर वो कभी जो है वो उसको कॉपी नहीं करेगा। इससे अमेरिका के अंदर जो विश्वसनीयता है वो आ चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले इसराइल ने बोला था कि हम अपने वेपन सिस्टम्स, डिफेंस वेपन सिस्टम्स हम इंडिया में बनाएंगे। अब देखिए, रशिया बोल रहा है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम्स
इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सुखोई 57 देने को तैयार है, ब्रह्मोस देने को तैयार है, S-70 देने को तैयार है, और पैसेंजर एयरक्राफ्ट की भी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। सब चीज रशिया दे रहा है। अब क्या है, अमेरिका को समझ में आ गया है कि अगर उसने भारत के साथ अपने संबंध नहीं सुधारे, सारी कंट्रीज भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम्स डाल रही है। और कुछ में ये भी देखिए कि भारत के अंदर एक प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बन रहा है। रिलायंस ग्रुप जो अनिल धीरूभाई ग्रुप की है, वो नागपुर के अंदर बहुत बड़ा प्लांट वो लेके आ रहे हैं, जिसमें 1000 एकर्स का डिफेंस कॉम्प्लेक्स वो बना रहे हैं। अदानी 500 एकड़ का डिफेंस कॉम्प्लेक्स यूपी में बना रहे हैं। अदानी ने अभी रिसेंटली बोला है कि वो 1.8 लाख करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत एक तरह से इससे डेवलपमेंट होगा। भारत के अंदर जो प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर पाएगा। क्योंकि कुछ एरियाज में देखिए भारत सरकार क्या कर रही है, जैसे रशिया के साथ कुछ भी कर रही है तो वहां पर स्टेट पीएसयूज को एक तरह से चांस दे रही है। पर भारत में एक प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स भी एक तरह से अपना पैठ बढ़ाते जा रहे हैं। और आप देख लीजिए एल्बिट सिस्टम जो है इसराइल की कंपनी, उन्होंने ऑलरेडी अदानी की कंपनी है उसके साथ टाई अप करके रखा है। इसके जी। लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट तो एग्रीमेंट उमेश, डन यहाँ बाय से द एक सवाल अमेरिका। मैं आपसे पूछती हूँ, प्राइवेट कंपनीज की आप बात करें कि अगर जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज हैं वो डायरेक्टली यूएस का जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं, तो जो इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑटोनॉमी है वो बढ़ेगी या फिर कम कम हो जाएगी? और साथ ही साथ जो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस बनाते हैं तो और बनते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये एग्रीमेंट है जो उससे जो भारत है वो सप्लायर बनेगा या फिर को डेवलपर की स्थिति में पहुंचेगा? ये दोनों पॉइंट्स पे मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ अलॉयज के लिए अगर आती है, तो टाइटेनियम अलॉयज के लिए आ जाए, या तो भारत को अंदर वो जो कॉम्पोजिट टेक्नोलॉजी है वो सब भारत के अंदर आ जाती है। फिर आप समझ लीजिए हमारे सबमरीन्स के लिए हमें एयर प्रोपल्शन सिस्टम्स की जरूरत है, उसकी टेक्नोलॉजी आ जाती है। जर्मनी हमको ऑफर कर चुका है, फ्रांस अभी हमें रफाल जेट्स के लिए बोल चुका है कि अगर आप हमको पूरा ऑर्डर देते हो तो पूरी एक प्रोडक्शन लाइन हम आपको बना के दे दें। इवन अमेरिका ने भी बोला है कि F-35 के लिए आप हमको कंप्लीट ऑर्डर देते हो तो हम्म। F-35 की प्रोडक्शन लाइन हम भारत में बना देंगे। लॉकहीड मार्टिन ने वो भी हमें ऑफर दे दिया है। अब हम्म। अमेरिका के ऊपर जिस हिसाब से भारत के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्लानर्स वो भरोसा नहीं करते हैं, और इसके लिए भारत कभी भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स जो है अमेरिका से नहीं लेता है। क्योंकि जी इंजन में हमने देख लिया है कैसे अमेरिका ने डेलिबरेटली जो इंजन की सप्लाई में देरी करके हमारा तेजस प्रोग्राम को सैबोटाज किया है। बट ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट विद अमेरिका। हम वहां पर उनको दूसरी जो सिस्टम्स है उसमें उनको दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं उनके साथ, हम उनको प्रोपल्शन सेंसर दे सकते हैं। फिर बाद में और एरोस्पेस के रिलेटेड अगर कुछ इक्विपमेंट्स है, वी कैन डू फॉर ऑल दिस थिंग्स। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के बने हुए जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है दैट कैन सर्व द अमेरिकन मिलिट्री, भारत की नाइट विजन कैमरास है। देखिए इससे क्या होगा, भारत को एक तरह से जब ये रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट ऑपरेशनल होता है, भारत विल ज्वाइन अ सेलेक्ट लीग ऑफ कंट्रीज जिसके ऊपर अमेरिका विश्वास करता है, और वो कंट्रीज यूके के जैसे ऑन पार आ जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत को उधर लेकर आए ताकि उनके कॉस्ट कम हो और भारत के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, इंस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, कि पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता है, भारत अपने ट्रेड कंसिडरेशंस के लिए अमेरिका के साथ ये पार्टनरशिप कर भी रहा है, क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आप सोचिए अगर अमेरिकन वेपन सिस्टम्स भारत में प्रोड्यूस होते हैं, फ्रेंच वेपन सिस्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, इसराइल के वेपन सिस्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जर्मन सिस्टम्स प्रोड्यूस होते हैं,
और रशियन सिस्टम प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया यहाँ पर ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, और जब कभी युद्ध होगा तब कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी? एम्यूनिशंस कौन एक्सपोर्ट करेगा? गोला बारूद कौन एक्सपोर्ट करेगा? अभी जो रिपोर्ट आई है, इंडिया ने 91% सस्टेनेबिलिटी अचीव कर ली है इन एम्यूनिशंस। और हम तो अभी जो 155 शेल से हम तो एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। भारत एक तरह से ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, विच विल केटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द फ्रेंडली कंट्रीज। इसमें इसराइल को जो वेपन सिस्टम चाहिए, इसराइल भारत में बनाएगा और उसको इसराइल में एक्सपोर्ट करेगा। रशिया अपने लिए बना के एक्सपोर्ट करेगा। मतलब रशियन कंपनीज इधर इन्वेस्ट करके इधर के जो वेपन्स है वो वापस रशिया को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है। और समझ लीजिए, अगर सारी कंट्रीज के वेपन्स भारत में बनना चालू हो जाते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ना तो हमें चाइना से डरने की जरूरत है, ना पाकिस्तान से डरने की जरूरत है, ना बांग्लादेश से डरने की जरूरत है, क्योंकि सारी कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स है सब मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया में वो उनके स्ट्रेटेजिक बेस बन जाते हैं। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सबको साथ में भी लेके चल सकता है। ये मोदी जी की डिप्लोमेसी का सबसे बड़ी जीत है कि आप रशियन और अमेरिकन को साथ में मोदी जी की डिप्लोमेसी की आप बात करें तो क्या ये जो अमेरिका का और या फिर भारत और अमेरिका के बीच में जो अग्रीमेंट है, तो इकोनॉमिक से आगे बढ़कर हम क्या ये मानें कि इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस का हिस्सा भी इसको देख सकते हैं? इसमें देखिए 800 मिलिट्री बेसेस है इंडो पैसिफिक अमेरिका के, तो कम से कम आप सोचिए कि गल्फ में इतने सारे उनके बेसेस हैं, फिर डियोगो गार्सिया में है, साउथ चाइना सी में है। तो इतने सारे अगर मिलिट्री बेसेस रखते हैं तो आपको कलपुर्जे की जरूरत पड़ती है, आपको सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सब के लिए आपको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, आपको एक स्टेबल मार्केट चाहिए। ऐसा मतलब इफेक्टिव, मतलब सस्टेनेबल, इफेक्टिव, रिलायबल पार्टनर चाहिए। तो इसमें इंडिया फिट बैठता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कितना भी हो जाए हमारा डिफरेंसेस यूएस और हमारे बीच में, बट व्हाट वी शेयर इज द दोनों कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में ताल्लुकात अच्छे हैं। और भारत के जो वहां पर एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो एनआरआई उधर हैं यूएस के अंदर, इंडियन बॉर्न सिटीजन्स है, वो अराउंड 50 lakhs है। दे आर अराउंड 2%, 1.5 और 2% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन, और वो वहां पर बहुत ही इंफ्लुएंशियल भी है। तो ये जो बाइंडिंग है हमारे रिलेशनशिप में, दैट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ऑल द नेगेटिव इफेक्ट। हमें अमेरिका के ऊपर इतना, हम एक तरह से वी एक्सप्रेस आवर रिमोर्स, वी एक्सप्रेस आवर एंगर, बट अल्टीमेटली आप ये देखिए कि हमारी आईटी कंपनीज वहां पर $250 बिलियन का आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर दैट। सो दिस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को जैसे हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे आईटी सर्विसेज में, वी विल बी एक्सपेंडिंग टू द डिफेंस सेक्टर एज वेल। आप देखिए, भारत वर्ल्ड का 40% जो जेनरिक दवाइयां हैं भारत उसको एक्सपोर्ट करता है, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में भी करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया की जेनरिक मेडिसिन यूज हो रही है। तो सिमिलर वही टेम्पलेट हम डिफेंस इंडस्ट्री में यूज करेंगे। अच्छा उमेश जी, मैं एक बात और समझना चाहती हूँ कि जो यूएस की डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो इंडिया को क्यों ओपन करना चाहता है? क्या इसमें चाइना फैक्टर भी इन्वॉल्व है काउंटर करने के लिए इंडिया? जरूर, देखिए चाइना जो है उसके पास इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। वो अपनी जो प्राइवेट जो कंपनीज है उसको ट्वीक करके वो कभी भी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है बढ़ा सकती है। और आगे अगर युद्ध होना है आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और अब अमेरिकन को समझ में आ गया, उनको जो गोला बारूद की जरूरत रहेगी, एम्यूनिशन की जरूरत रहेगी, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत रहेगी। क्योंकि देखिए वर्ल्ड ओवर जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। ताइवान के ऊपर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, फिलीपाइन के साथ चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, जापान के उन्होंने वार्न किया है। तो अमेरिका को समझ में आ गया है कि एक वाइब्रेंट रिलायबल इकोसिस्टम चाहिए जो अमेरिकन सप्लाईज को गारंटी कर सके।
इसके लिए वो उन्होंने भारत को चुना है, और ये जो अग्रीमेंट जो फरवरी में साइन हुआ है उसको अब ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि चेंजिंग रियलिटीज है, जबकि चाइना जो है एक तरह से डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन सुपीरियोरिटी को, अमेरिकन हीजीमनी को। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने मतलब के लिए भारत को यूज कर रहा है, पर इसमें हमें ये देखना है कि हमारा क्या फायदा है। आज अमेरिका के साथ अलाइन होके हमें एक तरह से एक्सेस मिलेगा नेटो कंट्रीज के साथ भी। जो 32 नेटो कंट्रीज है उसका भी एक्सपोर्ट मार्केट भारत को मिलेगा। वी शुड लुक फॉर आवर बेनिफिट, हमारा क्या बेनिफिट है, वी शुड लुक फॉर दैट। हमें चाइना जी। और अमेरिका के झगड़े से कोई मतलब नहीं है। लेट देम फाइट, लेट देम डू एनीथिंग। हमें क्या है, वी हैव टू सर्व द अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। हमें पैसे मिल रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। मेरा तो ये मानना है। उमेश जी, बड़ी कंपनियों की तो बात हमने कर ली कि किन बड़ी-बड़ी कंपनीज का इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, लेकिन अगर इंडियन डिफेंस एमएसएमईज की बात करें तो इस डील से उनको क्या फायदा होगा? देखिए, जब इतनी बड़ी कंपनीज आती है तो भारत के अंदर बहुत सारे जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि जैसे भारत के जो हमारा जो फाइटर जेट प्रोग्राम है तेजस के अंदर, उसमें कम से कम 250 से 300 एमएसएमई इन्वॉल्व हैं। ये तो एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ऐसे अगर मल्टीपल सिस्टम्स आ जाते हैं, लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, और बाकी जितनी भी कंपनीज है वो अपने प्लांट्स इधर लेना चालू कर देती है, तो भारत के इंजीनियर्स, भारत के जो स्मॉल स्केल फर्म्स हैं, सबको फायदा होगा। इनफैक्ट आप ये देखिए कि देश के अंदर लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के तरफ एक तरह से प्रेरित होंगे। और और उसमें अगर देख लीजिए, इफ वी आर डूइंग समथिंग एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट व्हाट द अमेरिकन आर बाइंग नाउ, तो ये तो फायदा दोनों को है ना, भारत को भी फायदा है, अमेरिकन को भी फायदा है। 450 454 करोड़ में मार्स मिशन को कंप्लीट किया हमने। सोचिए, अवतार जो मूवी है उससे ज्यादा पैसे लगे हैं उसके लिए। तो ये जो रिसोर्सफुलनेस है इंडिया का, दिस हुँ। इज व्हाट अमेरिका वांट्स टू टैप, कॉस्ट इफेक्टिव प्लस रिलायबल प्लस ड्यूरेबल एंड हुँ। रिलायबल। उमेश जी, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो कंप्लायंस और जो इंटरऑपरेटेबिलिटी है वो मेंटेन कर पाएगा जब यूएस फर्म्स के साथ को प्रोडक्शन में ये सारा कुछ शुरू होगा तो? देखिए, मल्टीपल डिफेंस कंपनीज आ रही है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यू विल हुँ। हैव द इजरायली सिस्टम, यू विल हैव द फ्रेंच सिस्टम, you have the हुँ। German system, you will have the Russian system, you will हुँ। have the American system। वो मैंने तो जापानीज का तो मेंशन ही नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब जापान गए थे लास्ट ईयर अक्टूबर अगस्त 31 से अगस्त 31, तो जापान ने भी बोला है कि हम अपनी इंडस्ट्रियल लेवल टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी है, और उससे हम को डेवलपमेंट ऑफ वेपन सिस्टम्स बनाने के लिए भी रेडी है। तो ये सब कंट्रीज भारत के अंदर जब अपने वेपन सिस्टम्स बनाएगी और उसको हुँ। डेवलप करेगी, तो अलग सब लोगों की अलग अलग एक तरह से लाइन होने वाली है। अब भारत उसमें से चूज कर सकता है कि उसको अपने ही देश में कौन से वेपन सिस्टम चाहिए, क्या फ्रांस के चाहिए या उसको रशिया के चाहिए। बाकी कंट्रीज क्या करेगी, वो अपने सिस्टम्स बना के अपने देश में जरूर बेचेंगी, पर भारत के पास वो प्रोडक्शन लाइन रेडी रहने वाली है। वी कैन चूज कि हमें रफाल लेना है या सुखोई 57 लेना है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। वी विल हैव दैट चॉइस। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। लेट लेट देयर बी मल्टीपल कंट्रीज की मल्टीपल कंपनीज और कंपीटिंग डिफेंस सिस्टम। इट्स गुड फॉर इंडिया। और उसमें हमारे जो इररेस्पॉन्सिबल पीएसयू है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जीटीआरई, जो डीआरडीओ का डिवीजन है, जो फाइटर इंजन बना रहा है कावेरी, वो अगर सीख के कुछ बना ले तो अच्छी बात है। नहीं तो 40 साल तो हो गए हैं दोनों को काम करते हुए, और टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए उन्होंने बर्बाद कर दिए। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसरो क्रायोजेनिक इंजन बना सकता है, तो हमारा जीटीआरई डीआरडीओ का वो कावेरी इंजन क्यों नहीं बना सकता है। सिंपल बात है, मैं तो एक एक नॉर्मल लेमैन के हिसाब से पूछ रहा हूँ। तो जी। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि देश के अंदर एक तरह से प्राइवेट एक डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा, और एक तरह से फायदा ही होने वाला है फॉर द एंटायर इंडिया एंड फॉर द। और एक और चीज है, भारत की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी भी एक तरह से
भारत की जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज व्हाट विल यू हैव इज व्हेन वेपन्स प्रोडक्शन सिस्टम्स किसी देश में चालू होते हैं तो उसके अंदर उस देश की जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उसके ऊपर मॉनिटरिंग चालू हो जाती है, कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं चाहेगा। इससे जी भारत ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम एनी फ्यूचर वॉर्स। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का है। मोदी जी डज नॉट वांट इंडिया टू गेट इनटू माइंडलेस वॉर, और इससे देश को बढ़ावा मिलेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक, और इसी के रीजन है मोदी जी घूमते रहते हैं, सब जगह बातचीत कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल डिप्लोमेसी के साथ वो कंपीटिंग कंट्रीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ सके, वो अमेरिका और रशिया को साथ में लेके आ सके। अमेरिका अब समझ लीजिए रशिया और ईयू को साथ में लेके आ सके। दिस इज व्हाट मोदी जी इज डूइंग। So we should understand बिल्कुल his long-term game plan. And reciprocal बिल्कुल defense agreement जो है, it is testimonial of the genius of foreign policy of Prime Minister मोदी जी। बस इतना ही मैं जी, बोलना बिल्कुल। चाहूंगा। तो दोस्तों इस डिस्कशन का जो कोर है वो ये है कि एग्रीमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं, बल्कि इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करने का एक स्ट्रेटेजिक लीवर कह सकते हैं। लेकिन ये लीवर जो है उसके साथ-साथ कई सारे रिस्क भी आते हैं। एक तरफ जो है भारत वो जो इंडिया की फर्म्स हैं उनको ये कह सकते हैं कि इसका एक्सेस मिलता है, लेकिन लार्जेस्ट जो डिफेंस मार्केट है उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका मौका भारत को मिलता है। और दूसरी तरफ जो ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और जो इंटरऑपरेबिलिटी है और नेशनल इंटरेस्ट, उसको बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इस डील का जो रियल टेस्ट है, वो तब होगा जब नेगोशिएशन कमेटी से बाहर निकल कर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आएगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।